अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सिदरातुल मुंतहा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट मियोसिस। हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि मियोसिस क्या है। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था अबाउट माइटोसिस के माइटोसिस क्या है। देन हमने उसके अंदर पढ़ा था कि कैरियोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को भी स्टडी किया था और एरर्स इन माइटोसिस भी इन डिटेल स्टडी किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। हमने स्टडी करना है अबाउट मियोसिस के मियोसिस क्या है, इन डिटेल स्टडी करते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट, बेसिकली मियोसिस होती क्या है। मियोसिस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक हैप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल है, एक डिप्लॉइड सेल है, वो आगे जनरेट होकर क्या बनाता है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देता है। मतलब क्या है कि एक डिप्लॉइड है और वो फिर वो 4 हैप्लॉइड बनाएगा। सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि डिप्लॉइड क्या होता है और हैप्लॉइड क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स के बारे में। स्टूडेंट, डिप्लॉइड मीन्स होता है कि द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर। ठीक, मतलब कि ऐसे सेल जिनके अंदर क्रोमोसोम पेयर अप होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ऐसे क्रोमोसोम्स क्या कहलाते हैं कि वो डिप्लॉइड हो जाते हैं, और इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं। और नेक्स्ट होते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब कि डिप्लॉइड के अंदर क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो क्या रहते हैं, पेयर में होते हैं। लेकिन जो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर अप नहीं होते, वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके पेयर्स में नहीं होंगे क्रोमोसोम। ये देखें, जिस तरह ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, तो जो फर्स्ट फिगर है, आप इस फर्स्ट फिगर में देखें कि जो है 2 क्रोमोसोम है, यानी कि 2 क्रोमोसोम है, इसको हम क्या बोलेंगे 2n, और 2n क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड क्रोमोसोम। इसी के साथ एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम दिया हुआ है, यानी कि ये सिंगल है, इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर क्या है, हाफ हो गए हैं। 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ सिंगल क्रोमेटिड प्रेजेंट है। स्टूडेंट, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि होमोलोगस पेयर्स कौन से होते हैं और हेट्रोलोगस पेयर्स कौन से होते हैं, या होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। जो स्टूडेंट्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका साइज़ भी सेम होगा क्रोमोसोम्स का आपस में, जिनकी शेप भी सेम होती है, और उनको हम बोलते हैं कि ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे के। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उनके ऊपर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन भी सेम होती है। ठीक है। और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जिनका जो साइज़ है वो मैच नहीं करता आपस में, उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है, उनकी शेप भी डिफरेंट होती है, और जो उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स भी नहीं बोल सकते, वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है कि जो उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेम नहीं होती। इस फिगर में आप देखें कि जो थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम के अंदर 2 क्रोमोसोम्स बनाए गए हैं जिनका साइज़ भी सेम है, जिनकी शेप भी सेम है, और जो ये हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो ऐसे क्रोमेटिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, या ये होमोलोगस जो है वो पेयर्स हैं। नेक्स्ट है हेट्रोलोगस। अगर हम देखें तो हेट्रोलोगस के अंदर क्या है, 2 क्रोमोसोम्स हैं, बट इन क्रोमोसोम्स की साइज़ भी सेम नहीं है और इनकी शेप भी सेम नहीं है आपस में एक दूसरे की। सो ऐसे क्रोमोसोम्स जो हैं, जब उनकी साइज़ और शेप सेम नहीं होगा तो उनके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सेम नहीं होगी। सो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं अबाउट फेजेस ऑफ मायोसिस एंड मियोसिस के बारे में, कि फेजेस ऑफ मियोसिस क्या है। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि ये इसको डिस्कवर किसने किया था। स्टूडेंट, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे, ऑस्कर हर्टिज ने इसको डिस्कवर किया था इन 1876 के अंदर। बट इसने बताया था, कुछ मेजर डिफरेंसेस बताए थे कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर डिफरेंसेस क्या हैं। वो हम देखते हैं कि जब हमने माइटोसिस को स्टडी किया था तो माइटोसिस के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो माइटोसिस होते हैं वो ऐसी टाइप है सेल डिवीजन की जिसके अंदर सेल्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं अपने डॉटर सेल्स के अंदर, और उनके जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहते हैं। मतलब उनके नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहेंगे विद इन जनरेशन, उसी जनरेशन के अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। बट मियोसिस जो है वो इससे थोड़ा हटके है। वो किस तरह से है कि मियोसिस होता है कि
म्यूसिस भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को सेम रखेगा, लेकिन क्या करेगा, नेक्स्ट जनरेशन के अंदर सेम रखता है विद जनरेशन टू अदर जनरेशन। एक जनरेशन में नहीं बल्कि उससे अगली जनरेशन के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को सेम रखेगा। बट जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस क्या होता है कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम को सेम रखता है उसी जनरेशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके इंटरफेस के बारे में। तो स्टूडेंट ये देखा जाता है कि जो म्यूसिस की इंटरफेस होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है, जो म्यूसिस की जो इंटरफेस होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है माइटोसिस की तरह से, कि जिस तरह से जो माइटोसिस था उसकी इंटरफेस थी वो डिवाइड हुई थी कैरियोकाइनेसिस के अंदर और साइटोकाइनेसिस के अंदर। स्टूडेंट साइटोकाइनेसिस होता है मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब हम साइटोप्लाज्म की डिवीजन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, और जब हम न्यूक्लियस की डिवीजन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। और जो कैरियोकाइनेसिस है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि जो साइटोकाइनेसिस है वो डिपेंड करता है कैरियोकाइनेसिस के ऊपर। क्योंकि स्टूडेंट जो सेल होता है ना, पहले सेल है पूरा, उसके अंदर साइटोप्लाज्म और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले क्या है, कैरियोकाइनेसिस होती है सेल के अंदर, यानी कि न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है देन साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और फिर वो जो है एक न्यू इंडिविजुअल पूरा बन जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, जबकि जो साइटोकाइनेसिस होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, कैरियोकाइनेसिस के ऊपर। स्टूडेंट ये हम देखते हैं कि जो इंटरफेस होती है म्यूसिस की वो भी सिमिलर जो होती है सिमिलर होती है बिल्कुल माइटोसिस की तरह से। और जो इंटरफेस होती है म्यूसिस की वो डिवाइड की गई है 3 फेजेस के अंदर। फर्स्ट फेज़ है G1 फेज़ एंड सेकंड होती है S फेज़, और जो थर्ड होती है वो क्या कहलाती है, G2 फेज़ कहलाती है। स्टूडेंट G1 फेज़ कौन सी होती है, ऐसी फेज़ जिसके अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इसको हम बोलते हैं कि ना ये G1 फेज़ है। और नेक्स्ट होती है S फेज़, यानी कि S फेज़ होती है सिंथेसिस, इसके अंदर जो होती है क्या होती है, सिंथेसिस होती है, इसको हम बोलते हैं ठीक है। सो स्टूडेंट एस फेज़ ऐसी होती है जिसके अंदर सिंथेसिस होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। और G2 फेज़ ऐसी होती है जिसके अंदर प्रोटीन और माइक्रोट्यूब्यूल्स, सॉरी एस फेज़ वो होती है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डुप्लीकेशन होती है। और G2 फेज़ वो फेज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरफेज़ है ना, वो इंटरफेज़ 2 फेजेस के अंदर फर्दर डिवाइड हो गई है, म्यूसिस 1 के अंदर और म्यूसिस 2 के अंदर। अब पहले हम देखते हैं म्यूसिस 1। म्यूसिस 1 क्या होती है कि इसके अंदर होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि जो डिप्लॉइड सेल होता है, एक डिप्लॉइड सेल के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और वो सेपरेट होकर 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या होती है, ये म्यूसिस 1 होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ये जो म्यूसिस 1 होती है ये आगे 2 मेन स्टेप्स के अंदर फर्दर इसको हमने डिवाइड किया है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और सेकंड होता है कैरियोकाइनेसिस और एक सेकंड होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या है और साइटोकाइनेसिस क्या है। स्टूडेंट कैरियोकाइनेसिस वो होता है जिसके अंदर हम न्यूक्लियस की डिवीजन को स्टडी करते हैं। और फिर जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो आगे फर्दर जो है वो डिवाइडेड हो गई है किसके अंदर, इनटू प्रोफेज के अंदर, मेटाफेज के अंदर और एनाफेज और ये टीलोफेज के अंदर। बट ये क्या है, ये प्रोफेज 1 है, मेटाफेज 1 है और ये एनाफेज 1 है, और इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, टीलोफेज 1 कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं प्रोफेज 1 को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट जो प्रोफेज 1 होती है म्यूसिस 1 की, ये बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज़ होती है इन दी म्यूसिस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है, सबसे पहले यानी कि जो क्रोमैटिन मटेरियल होता है वो क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। किस तरह से कंडेंस होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर कंडेंस होता है। स्टूडेंट सबसे पहला जो प्रोसेस होता है प्रोफेज के अंदर वो होता है साइनेप्सिस का। अब हम देखते हैं कि साइनेप्सिस क्या है। आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसके अंदर अगर हम फर्स्ट फिगर देखें, फर्स्ट डायग्राम देखें तो फर्स्ट डायग्राम के अंदर क्या है कि 2 क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास। एक क्रोमोसोम को हम कहते हैं कि ये क्रोमोसोम ए है और सेकंड क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम बी है। अब ये क्रोमोसोम है, इसके 2 क्रोमैटिड्स हैं 1 और 2, और जो बी क्रोमोसोम है उसके 2 क्रोमैटिड्स हैं 3 और 4। जब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम हैं ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, ठीक है, लाइन अप हो जाएंगे एक दूसरे के साथ,
और पेयर बना लेंगे। अभी देखिए नज़र आ रहा है एक पॉइंट है जिसके ऊपर ये क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी जो है ये आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। जब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू ये आपस में कंबाइन होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं स्टूडेंट्स। वो क्या कहलाता है, साइनेप्सिस कहलाता है। अब जो क्रोमोसोम है ना ए और बी के, अगर क्रोमोसोम ए के जो 2 क्रोमेटिड्स हैं 1 और 2, अगर वन क्रोमेटिड कंबाइन होगा 2 सेकेंड क्रोमेटिड के साथ तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हैं आपस में एक दूसरे के क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक, लेकिन अगर जो फर्स्ट ए क्रोमोसोम है उसका जो फर्स्ट क्रोमेटिड है वो कंबाइन होगा बी क्रोमोसोम के 3rd क्रोमेटिड के साथ तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में। ठीक है, एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। ये आपने जो है याद रखना है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या थे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं। ठीक, और के सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं, ये एज एन MCQs भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। सो स्टूडेंट, हमने देखा कि सबसे पहला जो प्रोसेस था प्रोफेज 1 के अंदर वो था साइनेप्सिस। ठीक, जिसके अंदर हमने कहा था कि जब 2 क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ लाइन अप हो जाते हैं और पेयर्स बना लेते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये साइनेप्सिस होता है। सो स्टूडेंट, जो ईच पेयर होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम का जो एक पेयर होता है, ठीक, यानी कि जो ये जिस तरह फर्स्ट फिगर हमने देखी, इस फिगर के अंदर 2 क्रोमोसोम है ना, एक ए है और एक बी है। जो ए है उसके अंदर 2 क्रोमेटिड्स हैं और जो सेकंड है उसके अंदर भी जो है वो 2 क्रोमेटिड हैं। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए आपस में, ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को जब हम 2 क्रोमेटिड और 2 क्रोमेटिड को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएंगे 4 क्रोमेटिड। और जो मतलब जो ईच पेयर है होमोलोगस क्रोमोसोम का उसको हम कहते हैं कि ये बाइवेलेंट है। ठीक, और जो हर एक बाइवेलेंट होता है वो क्या रखता है, आपस में 4 क्रोमेटिड्स रखता है। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो 4 क्रोमेटिड्स होते हैं इनको हम टेट्राड का हमने नाम दिया था, क्योंकि देखें जब जो एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड है उसके अंदर 2 क्रोमेटिड, उसको हमने बोला बाइवेलेंट। ठीक है, जो 2 क्रोमेटिड है उसको हमने बोला बाइवेलेंट। जब बी क्रोमोसोम के भी 2 क्रोमेटिड को हम ऐड करेंगे तो एक बाइवेलेंट और एक बाइवेलेंट मिलकर क्या बनेगा, यानी कि वो 4 क्रोमेटिड्स बन जाएंगे ना। तो उन 4 क्रोमेटिड्स को हम क्या बोलते हैं, टेट्राड का नाम देते हैं स्टूडेंट्स, वो टेट्राड बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर चियास्मेटा का, कि जो प्रोफेज होती है उसके अंदर चियास्मेटा क्या होता है। अब हम देखते हैं चियास्मेटा को। स्टूडेंट्स, चियास्मेटा होता है कि ये देखें जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ज्वाइन एट ईच अदर एट सर्टेन पॉइंट्स अलोंग देयर लेंथ। मतलब क्या है, मतलब कि जो मतलब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, यानी कि 1 और 3, जब क्रोमोसोम ए का 1 क्रोमेटिड कंबाइन हो जाएगा क्रोमोसोम बी के 3rd क्रोमेटिन के साथ और क्रोमोसोम नंबर बी का जो है क्रोमेटिड कंबाइन हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर ए के क्रोमेटिड के साथ। मतलब ये आपस में इनके क्रोमेटिड क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। 1 3 के साथ कंबाइन हो जाएगा और जो 2 है वो 4 के साथ कंबाइन होगा। तो इस तरह की जो कम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं चियास्मेटा का नाम देते हैं। यानी कि 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। जिस पॉइंट के ऊपर ज्वाइन होते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर वो लोग ज्वाइन होते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, चियास्मेटा का नाम देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उस पॉइंट को हम चियास्मेटा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होता है प्रोफेज के अंदर, वो होता है अबाउट क्रॉसिंग ओवर का, कि क्रॉसिंग ओवर क्या होती है। स्टूडेंट, वो फिनोमिना जब ये जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, पहले तो हमने देखा था ना चियास्मेटा क्या था, मतलब कि वो पॉइंट था जिसके ऊपर 2 नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स थे उन्होंने अपनी एक दूसरे के साथ जो प्लेस थी उसको रिप्लेस किया था। तो इसको हमने बोला था कि ये क्या हो जाते हैं, चियास्मेटा कहलाते हैं। बट अब हम देखते हैं कि वो फिनोमिना, ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर जो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपने सेगमेंट्स को, तो उसको हम उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर का नाम देते हैं। ठीक, समझ आ गई स्टूडेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो आप भी कोशिश करें कि उसको अच्छी तरह से समझें। स्टूडेंट्स, ये 3 फिनोमिना होते हैं जो
प्रोफेज के अंदर 1 बाय 1 परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट है साइनेप्सिस, देन उसके बाद हमने देखा था कि चियास्मेटा क्या होता है, और फिर उसके बाद होता है क्रॉसिंग ओवर। स्टूडेंट जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है ना, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद होता है टाइम वेरिएशन का। ठीक, मतलब कि जो म्यूसिस है, म्यूसिस में वेरिएशंस क्यों आती हैं? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आती हैं कि जो होता है जब मेल एंड फीमेल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उनकी जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद क्या बनता है? 2n बनता है, एक डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, जब वो डिप्लॉयड जाइगोट बनता है तो उसके अंदर क्या होती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होती है कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो मेल से आती हैं और कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो फीमेल से आती हैं। तो इसके बाद जब जाइगोट बनता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद जब जाइगोट बनता है तो वो उसमें के अंदर क्या होती हैं? वेरिएशंस होती हैं, कुछ करेक्टर्स मेल और कुछ करेक्टर फीमेल की। इसी वजह से जो फीचर्स हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं एक जाइगोट की, वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। मतलब एक भाई है, उसका ब्लड ग्रुप दूसरे भाई से डिफरेंट होता है। जो भाई हैं उनकी आइज़ हैं या बहनें हैं उनकी आइज़ भी डिफरेंट होते हैं। जो सिबलिंग्स होते हैं उनके करैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, उनके फीचर्स भी डिफरेंट होते हैं ड्यू टू वेरिएशन की वजह से इन क्रॉसिंग ओवर में। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो प्रोफेज होती है, प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो डिसअपेयर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देखें कि ये जो है इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर डिसअपेयर हो जाती है। ठीक, और इसके अंदर क्या बनते हैं? स्पिंडल्स बनना इनके शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर क्या हो जाता है? स्पिंडल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। देन उसके बाद हम देखते हैं, ये देखें इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या दिखा रहे हैं प्रोफेज 1 के अंदर के यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ठीक, क्रॉसिंग ओवर किस तरह से हो रही है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो पार्ट्स हैं, उनके जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक्सचेंज कर रहे हैं देयर प्लेस को। सो सेकंड एक तो क्या होता है, इनका न्यूक्लियर जो इन्वेलप होता है प्रोफेज के अंदर वो डिसअपेयर हो जाता है। सेकेंडली अगर हम ये देखें तो इसके अंदर क्या होता है, जो स्पिंडल फॉर्मेशन हो रही है, स्पिंडल्स बन रहे हैं, वो अपोजिट पूल्स की तरफ से प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, ये होता है प्रोफेज 1 के अंदर। नेक्स्ट है मेटाफेज। स्टूडेंट मेटाफेज के अंदर क्या होता है? मेटाफेज जो होती है ऐसी फेज़ होती है जिसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं, यानी कि जो पेयर्स होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम का, वो अलाइन हो जाते हैं यानी कि मिड के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट के अंदर क्या हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। ठीक है, इनकी जिस तरह के जो क्रोमोसोम है वो लाइन अप हो गए हैं, यानी कि लाइन अप हो जाना मतलब कि तरतीब से आ जाते हैं, तरतीब अपनी बना लेते हैं, तरतीब से आ जाते हैं और वो फिर क्या बनाते हैं? आपस में जो है वो एक मेटाफेज प्लेट बना लेते हैं। इसको हम बोलते हैं कि ये मेटाफेज होती है और ये मेटाफेज 1 होती है, जिसके अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उनके जो पेयर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लाइन अप हो जाते हैं आपस में। नेक्स्ट है हमारे पास एनाफेज। स्टूडेंट हमने स्टडी किया था माइटोसिस की एनाफेज को। माइटोसिस की एनाफेज के अंदर क्या हुआ था कि जब स्पिंडल फॉर्मेशन हुई थी और सेंट्रियोल्स बने थे ऑपोजिट साइड के ऊपर, तो वो जो स्पिंडल्स थे, इनके जो स्पिंडल फाइबर्स थे, काइनेटोकोर थे, वो क्या कर रहे थे? जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो अपनी तरफ पुल कर रहे थे, किसको? क्रोमेटिड को पुल कर रहे थे। ठीक, सिंगल एंड के जो लेफ़्ट वाला स्पिंडल फाइबर था वो लेफ़्ट वाले क्रोमेटिड को अपनी तरफ लेके जा रहा था, और जो राइट वाला क्रोमेटिड था वो राइट वाले क्रोमेटिड को जो स्पिंडल फाइबर था वो राइट वाले क्रोमेटिड को अपनी तरफ लेके जा रहा था। बट एनाफेज 1 इन म्यूसिस 1 इज़ डिफरेंट फ्रॉम द माइटोसिस। किस तरह से डिफरेंट है कि जो माइटोसिस की एनाफेज थी उसके अंदर क्रोमेटिड पुल कर रहा था सिर्फ, यानी कि एक क्रोमेटिड जो है वो अपोजिट पुल की तरफ जा रहा था। बट एनाफेज के अंदर पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम होता है वो पुल्ड होता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो म्यूसिस होता है इसके अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। ड्यू टू डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक सिर्फ सिंगल क्रोमेटिड अपोजिट पूल्स की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा क्या होता है? क्रोमोसोम अपोजिट पूल्स की तरफ चला जाता है। चियास्मेटा जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपोजिट पूल्स की तरफ चले जाते हैं एनाफेज 1 के अंदर। नेक्स्ट है टीलोफेज 1। अब हमने ये जो टीलोफेज 1 होती है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर टीलोफेज 1 के अंदर बेसिकली स्टूडेंट ये होता है
कि जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो एक अपने ऑपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, और जो हर एक पोल होता है, जो ऑपोजिट पोल्स होते हैं वो क्या रखते हैं, हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स रखते हैं। बट जो हर एक क्रोमोसोम होता है वो क्या रखता है, 2 क्रोमेटिड्स रखता है। ठीक, कि जो क्रोमोसोम्स थे वो तो डिवाइड हो गए, बट हर एक क्रोमोसोम क्या रखता है, अभी भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स रखता है। अब क्या होगा, टीलोफेज के अंदर के जो स्पिंडल नेटवर्क होता है वो डिसअपीयर हो जाता है और न्यूक्लियर इन्वेलप फॉर्म हो जाती है। जो डिप्लॉयड हैप्लॉइड सेट बनता है उसके गिर्द दोबारा से न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाती है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो दोबारा से क्या हो जाते हैं, अपने क्रोमेटिन फॉर्म में आ जाती हैं। ये होता है टीलोफेज के अंदर। स्टूडेंट, ये तो थी कैरियोकाइनेसिस, मतलब कि हमने ये स्टडी किया था कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड होता है। न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, लेकिन अभी भी एक न्यू इंडिविजुअल नहीं बना। हमारी म्योसिस जो थी वो कंप्लीट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि म्योसिस तब कंप्लीट होती है जब कैरियोकाइनेसिस भी मुकम्मल हो जाती है और जो साइटोकाइनेसिस होती है वो भी मुकम्मल हो जाती है। अभी जो हमने ये सारा प्रोसेस स्टडी किया ये था कैरियोकाइनेसिस का। मेन टू से हमने स्टडी किया था अबाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस किस तरह से डिवाइड करता है, और हमने देखा स्टेप बाय स्टेप कि न्यूक्लियस ने डिवाइड किया। अब हमें स्टडी करना है अबाउट साइटोकाइनेसिस। या साइटोकाइनेसिस क्या होता है, जो कि स्टडी ऑफ यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है, यानी कि साइटोप्लाज्म किस तरह से डिवाइड होगा। क्योंकि जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा देन हमारे पास जो म्योसिस है वो कंप्लीट हो जाएगी। स्टूडेंट, अब देखते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होती है वो किस तरह से होती है, मतलब साइटोप्लाज्म किस तरह से डिवाइड होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एनिमल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड कर जाता है थ्रू इन्वेजिनेशन। थ्रू इन्वेजिनेशन जो होता है वो डिवाइड कर जाता है। इन्वेजिनेट किस तरह से करते हैं कि जब एक सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड कर गए ना दो, तो एक सेल है उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हैं, वो दोनों न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, और जो फिर जो न्यूक्लियस की जो मिड वाली जगह होती है ना, वहाँ ऊपर की साइड से और नीचे दोनों लेफ्ट यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनवर्ड पिंच होना शुरू हो जाती है, अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है। जिस तरह जो मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ धंसती चली जाती है, तो क्या हो जाती है, वो आखिरकार वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। मतलब कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, दरमियान में से ब्रेक हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पहले एक सेल था, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस थे, अब 2 सेल बन जाएंगे और दोनों सेलों के अंदर अलग अलग एक एक न्यूक्लियस चला जाता है। इस तरह से क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हो जाती है एनिमल्स के अंदर। ये था म्योसिस 1 जो कि कंप्लीट हो गई, कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस भी। ठीक है स्टूडेंट्स।